मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सबसे 5 तरीके से आप अपने भारत का जो है नागरिकता अक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो। सबसे पहला है आपका बाय बर्थ। ठीक है, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो आप अक्वायर कर सकते हो नागरिकता, आपको मिल जाएगी। दूसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, तो आप बाय रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। तीसरा है बाय डिसेंट। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है पीढ़ी, पीढ़ियां चलती आ रही है ना, वंशज। तो आप वंशानुगत तरीके से भी जो है आपको सिटीजनशिप मिलता है। इसके बाद है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है लॉफुल प्रोसीजर। ठीक है, कि अगर आप जैसे इंडिया में हो तो 6 साल या 12 साल कुछ रहते हैं ना लोग, तो वहाँ उनको नागरिकता मिल जाती है, बराबर। तो अगर आप इंडिया में 12 साल से रह रहे हो, ठीक है, तो आपको नागरिकता मिल जाता है, तो उसको बोला जाता है बाय नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अगर कोई नया टेरिटरी इंडिया में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो उनके जो भी उस देश का जो भी मेंबर होगा उसको सिटीजनशिप अपने इंडिया का मिल जाए। ठीक है, तो ये 5 मोड्स हैं आपको एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के। ठीक है, अगला सवाल है 35 लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपका सिटीजनशिप कब कब जा सकता है उसके बारे में है। तो सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन। ठीक है, हु मेड डिक्लेरेशन विलिंगली टू रिनाउंस। ठीक है, जिसको भी देश छोड़ के जाना है। रिनंसिएशन का मतलब होता है एक तरीके से संन्यास लेना, छोड़ के जाना। ठीक है, अगर किसी को जाना है खुद से, स्वेच्छा से, ठीक है, खुद डिक्लेरेशन देके कि अभी हमें यहाँ पे नहीं रहना है, तो अगर कोई विलिंगली जाना चाहता है, ठीक है, छोड़ के, तो उसका जो है सिटीजनशिप चला जाएगा। क्योंकि अपने भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलता है ना, तो आप या तो आप दूसरे देश में जाके रहो तो उधर का लेके रहो उधर। ठीक है, अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको इंडिया का लेके रहना पड़ेगा। इंडिया में ये अलाउ नहीं है कि आप उधर का भी रखो और इधर का भी रखो। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है, तो अगर आप कहीं पे जाते हो इंडिया को छोड़ के, रिनोशिएट करते हो, तो फिर आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। इफ अ पर्सन होल्ड अनदर कंट्री सिटीजनशिप, अगर आप दूसरे देश का सिटीजनशिप रखे हो, नागरिकता रखे हो, तो आपकी नागरिकता जो है भारत की छिन जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहला है बाय रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन, और तीसरा है बाय डिप्रीवेशन। ठीक है, ये 3 मोड्स हैं आपके सिटीजनशिप को छीनने के लिए। ठीक है, तो बाय डिप्रीवेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट टेक्स अवे सिटीजनशिप। अगर आपने बाय फ्रॉड लिया होगा या आपने डिसलॉयल्टी देश के लिए करी होगी, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि आपकी जो है नागरिकता आपको आपके नागरिकता से डिप्राइव कर देना चाहिए, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर उनको पता चलेगा कि आप इलीगली घुसे हुए हो भारत के अंदर, या आपने फ्रॉड करा है देश के अंदर, या कुछ भी ऐसा मतलब डिसलॉयल्टी देश के खिलाफ किया है आपने, तो ये मोड से हैं बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्रीवेशन। ये तीनों याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, कि मोड्स ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, और एक्विजिशन का भी पूछा जाता है कि कैसे आप अक्वायर कर सकते हो करके। अगला है आपका आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इससे सवाल बनता ही बनता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 का कितना महत्व है। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 21 के अंदर बात कही गई है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे अधिकारों को दिया गया है। राइट टू ट्रैवल इसी में है, बराबर। इसके बाद है राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ इसके अंदर कवर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 21 के बारे में लिखिए, या आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 जो है पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट के सेक्शन में। दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स अलाइक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्राइब्ड दिस राइट एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।
आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 21 सिक्योर्स 2 राइट्स, 2 राइट जो है आर्टिकल 21 सिक्योर करता है, मेनली द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आप लोगों को पहले बताया था मैंने कि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 को के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है लगाए गए हैं, लेकिन आपके आर्टिकल 21 के लिए इमरजेंसी के दौरान भी कोई भी सस्पेंशन नहीं लगाया जा सकता। Right to live with dignity, right to decent environment, right to privacy, right to shelter, right to reputation, right to free legal aid is some of right which is cover under article 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर देखिए कुछ राइट्स हैं जिसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आपको जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिले, ये भी ये आर्टिकल बात करता है। राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का आपको जो है अधिकार है, आपकी प्राइवेसी को कोई कर्टेल नहीं कर सकता। राइट टू शेल्टर, आपके पास रहने का घर हो, ठीक है, आप कहीं ऐसा नहीं कि रोड पे सो रहे, ऐसा कुछ नहीं, राइट टू शेल्टर भी है इसके अंदर कवर होता है। राइट टू रेप्यूटेशन, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू फ्री लीगल एड, आपको सरकारी उपचार जो भी है लीगल एड के तौर पर, जैसे आपके पास वकील नहीं है तो आपको वकील मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, इज सम ऑफ द राइट विच इज कवर अंडर आर्टिकल 21। ये सारे राइट जो हैं आर्टिकल 21 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक एज यूज्ड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक शब्द का उच्चारण किया गया है, ठीक है, मेंशन किया गया है, इसके बारे में आपका क्या राय है, ये पूछ रहा है। The term republic signifies that India has elected representatives as the head of the state. ठीक है, the president of India is the elected head of the state. The president of India is not a hereditary monarch. He is an elected person chosen for a limited period. ठीक है, ये रिपब्लिक बोलता है कि ये जनता चुनता है और जनता जिसको चुनता है फिर वो लीड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा होता था, ठीक है, जिसको जो शासन करता था। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो सबसे ऊपर है, लेकिन वो कोई मोनार्की के लिए नहीं है। ठीक है, वो कौन है, वो इलेक्टेड पर्सन है और उनको भी हमने कितना टाइम दिया है, 5 साल। ठीक है, उससे ज्यादा वो भी नहीं रह सकते। फिर चुनाव होगा, फिर हम उनको प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हम लोकल लेवल पर जो है इलेक्शन कराते हैं, फिर वही उनको चुनता है। जैसे हम लोग लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, बराबर। इसके बाद वो लोग जो है मिलके फिर पीएम बनाते हैं। फिर पीएम, ये राष्ट्रपति जो बनता है वो पीएम का भी उसमें रोल रहता है। ठीक है, कि किसको बनाना है राष्ट्रपति, तो इनडायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं उनको। ठीक है, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, राजा महाराजा वाला सीन नहीं है, तो ये रिपब्लिक है। ठीक है, चूजन बाय पीपल या इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, तो वो होता है रिपब्लिक। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज डबल जोपार्डी। डबल जोपार्डी का मतलब होता है कि कोई भी बंदा एक अपराध के लिए एक बार सजा पा चुका है तो दूसरी बार वही अपराध के लिए उसको सजा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल देता हूं, मैंने राजू के घर चोरी किया, ठीक है, 7 तारीख को, उसका सजा मुझे मिल गया। अब बाद में उसी अपराध के लिए, ठीक है, कि भाई राजू के घर में तुमने चोरी किया था 7 तारीख को ही, ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं उसी अपराध के लिए जो 7 तारीख को हुआ था उसका सजा काट चुका हूं। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा फिर बाद में हुआ है तो उसके लिए लाइबल होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार किया तो दूसरी बार मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन उसी अपराध के लिए मुझे नहीं किया जाएगा जो मैंने किया था पहले और उसका सजा मिला। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लेमन लैंग्वेज में क्या बोलूँ मैं, हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने राजू का मर्डर किया था, ठीक है,
और राजू का मर्डर करने के जुर्म में मुझे 10 साल का सजा हुआ था, मैं सजा वजा काट के आ गया, ठीक है। अब उसकी बीवी फिर से वो उसके मर्डर का केस कर दी, मान के चलो, ठीक है। और फिर से मुझे जो है कोर्ट में घसीटा गया, तो कोर्ट जो है फिर से मुझे सजा नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि राजू के मर्डर के इल्जाम में मैं पहले ही 10 साल भुगत चुका हूँ। फिर से राजू के मर्डर के जो अपराध में मुझे कोर्ट जो है कंसीडर नहीं करेगा। तो डबल जो पार्टी बोलता है कि भाई कोई भी बंदा एक बार अगर उसको पनिशमेंट मिल चुका है तो उसी अपराध के लिए सेम, ठीक है, आप दूसरी बार उसको पनिश नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये याद रखना कि वो बंदा सिर्फ उसी अपराध के लिए जो उस पर्टिकुलर अपराध में किया था। अब जैसे मान के चलो मैं चोर हूं, ठीक है, मैंने राजू के घर में 7 तारीख को चोरी किया था मार्च में, बराबर। अब मुझे सजा मिल गया, अब उसके घर में दिसंबर में 9 तारीख को चोरी हुआ, तो क्या मैं उसके लिए पनिशेबल नहीं रहूंगा? रहूंगा। राजू का घर, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने चोरी दोबारा किया है तो दोबारा का दोबारा मिलेगा। ये याद रखना कि वो ट्रांजैक्शन जो है ना सेम होना चाहिए, मतलब जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मुझे लाइबल माना गया उसी अपराध के लिए मैं दोबारा नहीं जा सकता जी, ठीक है, ये याद रखना। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार राजू के घर में चोरी किया, एक बार उसका मिल गया सजा, अब दूसरी बार भी चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगा, मिलेगा। दूसरी बार करोगे तो थोड़ी बच जाओगे, बस उस अपराध के लिए बच जाओगे जिसके लिए आपको पहले सजा मिल चुका है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये होता है डबल जेपार्डी। पढ़ देता हूं मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 2 हैज द प्रिंसिपल ऑफ डबल jeopardy, which means that person must not be punished twice for the same offense, ठीक है। thus one cannot be tried and punished for the same offense twice, ठीक है। ऐसा एक ही अपराध के लिए आप बार बार उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, टू सीज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू डू एज पर लॉ। दिस रिट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स व्हेन द लोअर कोर्ट ट्राइज टू एक्सीड द लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब रिट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, अगर अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाकर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है तो उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए आप प्रोहिबिशन में जाते हो, ठीक है। अगर उस प्रोसीडिंग को कोर्ट ने चला भी लिया और ऑर्डर पास कर दिया, अब आपको ऑर्डर पास होने के बाद पता चलता है कि यार उसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, तब आप कौन से रिट में जाओगे? रिट ऑफ सर्सियोरारी, ठीक है। रिट ऑफ सर्सियोरारी जो है ये सेम ही फंक्शन करता है, लेकिन इसमें प्रोसीडिंग तक ही रुक गया था ना, उसमें ऑर्डर पास हो चुका है, ठीक है। तो आप उस ऑर्डर पर रोक लगाने के लिए जो है रिट ऑफ सर्सियोरारी लगाते हो कोर्ट में। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अगला है सवाल आपका, हु कैन फाइल ए पीआईएल एंड अगेंस्ट हुम। कौन है जो पीआईएल फाइल कर सकता है और किसके खिलाफ फाइल कर सकता है, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल अ पीआईएल, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक पीआईएल फाइल करने के लिए अधिकार रखता है। अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट, ए पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल अथॉरिटी एंड नॉट एनी प्राइवेट पार्टी। किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ जो है आप ये पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल अथॉरिटी विच इज कवर्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, तो उनके खिलाफ आप जो है पीआईएल डाल सकते हो, याद रखिएगा। और कोई भी डाल सकता है। 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो और 226 में हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन अबोलिशन ऑफ टाइटल। अभी जो मैं सवाल बता रहा हूं आपको, ये आपके क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूल से है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपके मॉड्यूल से भी कवर है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन एबोलिशन ऑफ टाइटल।
ठीक है। आर्टिकल 18 में बताया गया था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल का। जो मैंने पहले भी बताया था कि पहले जमाने में राजा महाराजा, ठीक है, जमींदार, जिसके पास ज्यादा संपत्ति उनको इस नाम से, इस उपनाम से पुकारा जाता था, ठीक है, राजा जी, महाराजा जी, ऐसा, राय बहादुर, तेज बहादुर, ठीक है। तो उस सब को खत्म करने के लिए आर्टिकल 18 में बात कही गई, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसी के बारे में कि अबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इन इंडिया थ्रू आर्टिकल 18 द टाइटल्स लाइक महाराजा, राजा, राय बहादुर, ठीक है, आर अबोलिश्ड। द मेन रीजन ऑफ दिस अबोलिशन ऑफ द टाइटल इज टू एक्सप्रेस इक्वलिटी इन द कंट्री, ठीक है। समाज में सब बराबर है। अगर हम किसी को राजा मान रहे हैं तो मतलब हम उसको ऊपर मान रहे हैं, बराबर। तो ऊपर मान रहे हैं तो हम नीचे हो गए, तो नीचे हो गए तो इक्वलिटी कहाँ रही, समानता नहीं रही, करेक्ट। तो हम इक्वलिटी के, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सब बराबर है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए आपको जो है आर्टिकल 18 के अंदर अबोलिशन ऑफ टाइटल लाया गया, ठीक है। ये अबोलिशन ऑफ टाइटल जो है एक बात और बोलता है कि कुछ ऐसे टाइटल हैं जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे आर्टिकल 18 says that no title not being a military or academic distinction। अगर आप मिलिट्री लेवल का कोई भी टाइटल लगाते हो या एकेडमिक टाइटल लगाते हो तो वो जो है मान्य है, उसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी फॉरेन स्टेट का भी टाइटल आप जो है नहीं लगा सकते हो। उसके एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि वो मिलिट्री के होने चाहिए और एकेडमिक। मिलिट्री में जैसे कर्नल सुजीत बहादुर, ठीक है, इसके बाद कोई बहुत सारे होते हैं ना, सूबेदार सुजीत बहादुर, ऐसा। और पढ़ाई में क्या, एडवोकेट सुजीत राजपूत, बराबर, या कुछ भी, सीए सुजीत, ऐसा कुछ भी। तो आप पढ़ाई में लगा सकते हो, मिलिट्री में लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा होता है अपना प्रेस, जिसको मीडिया बोलते हैं। तो फोर्थ स्तंभ मीडिया वाले को बोला जाता है, जिसको प्रेस बोला जाता है। आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताइए कुछ, ठीक है। अभी देखो, freedom of press or media refers to the rights given by the Constitution of India under the freedom of speech and expression enshrined in Article 19, sub Article 1, Clause A. It encourages independent journalism and promotes democracy by letting the people voice their opinions for or against the government action, ठीक है। हाल ही में 2-3 मीडिया वालों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि भाई अगर आप मीडिया के ऊपर, हर सरकार चाहता है कि मीडिया हमारे पक्ष में कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखोगे तो गवर्नमेंट चाहेगा ना कि इस मीडिया को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, राइट। तो आपके खिलाफ एफआईआर करा देता है, किसी भी रीजन से, रीजन होना चाहिए। अब कोर्ट का काम है कि भाई अगर एफआईआर हुआ है तो अगर क्वैश नहीं करेंगे तो उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएगा तो फिर वो आवाज नहीं उठा पाएगा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बहुत वैल्यू देता है मीडिया वालों को, ठीक है। हालांकि उनको भी, वो भी बताते हैं अपने लेवल पर कि भाई आपकी भी मर्यादा होनी चाहिए। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी भी गवर्नमेंट को सिर्फ कोसते ही चलो। उसके अच्छे काम है उसको भी बसरा हो, बताओ जनता में कि भाई ये गवर्नमेंट गंदा काम करता है तो नहीं, यहाँ पे अच्छा भी काम किया है, ठीक है। ये सब तो यही है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज रीट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंने पहले भी बताया था, जब कोई अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, जो भी उनको काम दिया गया है, ठीक है, और आपने बोला भी उनको जाके कि भाई आपका ये काम है, आपको करना चाहिए, बावजूद इसके नहीं किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओ रिट लेके। रिट कौन सा? रिट ऑफ मैंडेमस। साहब ये इनका ड्यूटी है, ये कर ही नहीं रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ तुम अब करो, ठीक है, और उनको करना पड़ेगा। तो वी कमांड
मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, बीएमसी है, उनको किसी रोड को काम करना चाहिए, वहां पे पूरा गड्ढा वड्ढा हो गया है, 2-3 एक्सीडेंट भी हो चुका है, मैंने उनको बताया कि सर यहाँ का बनवा दीजिए, वो बना ही नहीं रहा है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं रिट डाल दूं कोर्ट में कि सर ये इनका ड्यूटी है रोड वोड का देखभाल करना, लेकिन अभी तक वो रोड बना नहीं है, कितने लोग मारे गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, हम जो है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है राइट और नोट ऑन राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002 हैज एडेड अ न्यू आर्टिकल 21A। 21 पहले से है, ठीक है, उसमें ए जोड़ा गया, ए मतलब अमेंडेड पार्ट है, ठीक है। एंड हैज मेड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years ए फंडामेंटल राइट। 2002 में 86वां 86th अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने का मौलिक अधिकार है, ठीक है, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा 6 साल से 14 साल के बच्चों को का पढ़ाई, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये डीपीएसपी में होता, सर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन बच्चों के लिए, ठीक है। अब भारत का संविधान है तो इनडायरेक्टली ये भारत के बच्चों के लिए बोलता होगा, बराबर, ये दूसरे देश के बच्चों के लिए तो नहीं बोलता होगा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला गया है, तो उन्होंने कहा है कि रोहिंग्या बच्चों को पढ़ने का भी अधिकार है, तो उनका एडमिशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं पढ़ने के अधिकार को नहीं रोक रहा हूं, पढ़ने के अधिकार से पहले वहां के जो भी स्टेट के जो भी लीगल अथॉरिटी है, पहले वो तो डिसाइड करे कि ये लीगली इंडिया में है या नहीं है, उनकी जो नागरिकता है वो भारत की है या नहीं है, बराबर, सब कुछ का प्रोसीजर होता है। पढ़ने का अधिकार है उसको, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला उनको कि मैं पढ़ने के अधिकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जो अथॉरिटी है वो तो प्रोवाइड करे कि इन बच्चे का एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इनको हम भारत का नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो उनका काम है, मेरा काम तो है नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सब मामले में बहुत सख्त है कि भाई जो जिसका काम है वो उसको करने दो। ये पार्लियामेंट का काम है कि रोहिंग्या को इंडिया के अंदर रहने दिया जाए या उनको ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उनका मैटर है। अगर गवर्नमेंट मानती है तब उनको हम पढ़ने का अधिकार देंगे, तो पहला काम तो गवर्नमेंट का है ना कि वो अथोराइज करे कि ये है या नहीं है इंडिया का, ऐसा, ठीक है। It provides that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर लॉफुली जो पार्लियामेंट है या जो गवर्नमेंट है अगर उनको कंसीडर करता है तो फिर उसको पढ़ने का अधिकार मिलेगा ना, लेकिन कंसीडर करना या ना करना ये पार्लियामेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। हम ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ बच्चे हैं तो पढ़ने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा, ये नहीं कहा कि हाँ हाँ अरे एडमिशन करवा दो, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई बच्चे हैं तो पढ़ने का अधिकार है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरा ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है कि वो कंसीडर करे उन बच्चों को या ना करे, ठीक है। अगर कंसीडर करते हैं कि उनको पढ़ना या पढ़ने का अधिकार है या हम नागरिकता देते हैं या उनको रहने का अधिकार है, तब देखा जाएगा आगे का, ऐसा, ठीक है। मैं भेज दूंगा, मेरे पास पूरा जजमेंट है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था उसको, इसीलिए मुझे याद है, ठीक है। अभी अगला है आपका एक्सप्लेन माइनॉरिटी राइट, ठीक है। माइनॉरिटी राइट का मतलब होता है जो कम संख्या में है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अभी देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज थ्रू आर्टिकल 29 and article 30. This article protects the right of religious and linguistic minorities and ensure that they are not discriminated against, ठीक है। आर्टिकल 29 what said,
protect the rights of minorities to practice and preserve their language, scripts, and culture. It also criminalizes discrimination against minority based on their culture, language, religion, caste or race. ये आर्टिकल 29 की भाषा है. आर्टिकल 30 allows religious and linguistic minorities to establish and manage educational institution of their choice. ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज के राइट के बारे में. ठीक है, व्हाट आर दी फ्रीडम गारंटी बाय आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये बोल रहा है आर्टिकल 19 में क्या क्या फ्रीडम गारंटी किया गया है आपके लिए. ठीक है, सबसे पहला है दी फ्रीडम गारंटीड बाय दी आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, आर्टिकल 19 जब आप पढ़ोगे तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है. दूसरा फ्रीडम है राइट टू असेंबल. आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कश्मीर जाना है तो आप नहीं जा सकते, आप आराम से जा सकते हो. आपको मद्रास जाना है, आप आराम से असेंबल हो सकते हो. भारतवर्ष के अंदर किसी भी स्टेट के किसी भी मेंबर को किसी भी स्टेट के किसी भी मेंबर जगह पे जाने, घूमने और रहने की आजादी है. ठीक है, तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. आप अपना संगठन बनाने का अधिकार रखते हो. ठीक है, कि आप लोग देखते हो कि सब अपने अपने संगठन बना के रखे हैं. हिंदू युवा वाहिनी, मुसलमान, ये मुस्लिम लोगों में था पीएफआई और एसडीपी, बहुत सब लोगों के अपने अपने संगठन है. आरएसएस, ये सब अपना ये संगठन है, ये एसोसिएशन है एक तरीके से. ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकार देता है कि आप फॉर्म कर सकते हो. अगला है राइट टू मूव फ्रीली. आप आजादी से कहीं भी आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि तुम इधर नहीं आ सकते हो, तुम उधर नहीं जा सकते. राइट टू रिसाइड, रिसाइड करने का भी अधिकार है. राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन. आपको कोई भी प्रोफेशन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है. ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम वकील नहीं बन सकते या तुम जज नहीं बन सकते. अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो और बनो, कोई रोकने वाला नहीं है. ठीक है, तो ये सब अधिकार आपको आर्टिकल 19 में मिलता है. अगला है आपका नेम द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर टेकन फ्रॉम दी अदर कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. ठीक है, कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजर मेजर पार्ट पूछा जा सकता है. ये जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे देश से बहुत सारी चीजें ली गई. ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो लिया गया है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो मैंने देखो कुछ इम्पोर्टेंट जो है 6 कंट्री से जो लिया गया था उसके बारे में मैंने लिखा भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा. सबसे पहला है हमने ब्रिटेन से लिया है रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम. ये तीनों चीजें हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है. ठीक है, अडॉप्ट किया है या बोरो किया है, जैसे भी बोल सकते हो. ठीक है, या टेकन किया है. दूसरा है आयरलैंड. आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, तो ये एमपीज लोग बैठते हैं. ठीक है, ये प्रधानमंत्री बैठते हैं, फिर सिलेक्शन होता है. ठीक है, अपोजिशन वाले भी लोग बैठते हैं. ठीक है, तब चयन होता है. तो डीपीएसपी और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है. ठीक है, अगला है यूएसए से हमने क्या किया है, फंडामेंटल राइट मेन है, हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से बोरो किया है. प्रियम्बल जो कि री बेरूबरी केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, केशवानंदा भारती के केस में पार्ट बना. ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों चीजें हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से. अगला है कनाडा. कनाडा से हमने लिया है सेंटर अपॉइंट गवर्नर. गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करेंगे. ठीक है, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट है कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों में पावरफुल कौन रहेगा, सेंट्रल. ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है, दैट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अधिकार है.
स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को बनाने का अधिकार है, जो कि स्टेट ये लेजिस्लेचर कहा जाता है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है बनाने का, ठीक है। दोनों को पावर है बनाने का कंकरेंट लिस्ट में, तो कभी कभी क्या होता है स्टेट और सेंटर का कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। पावर दोनों को है। अब सेंटर बोल रहा है कि नहीं हम यहाँ पे 10 रुपए करने वाले हैं टैक्स, स्टेट बोलता है नहीं यहाँ पे 5 रुपए होना चाहिए। पावर दोनों के है, तो अब क्या होगा, तो सेंटर का प्रिवेल करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर को स्ट्रांग माना जाता है। तो ये कहां से माना जाता है? ये यहीं से माना जाता है, क्योंकि हमने कनाडा से इसको लिया है, और कनाडा में सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? कनकरेंट लिस्ट, अभी जो मैंने बात किया, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये दोनों चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ, ऐसा कुछ था उसका नाम, अभी इसका नाम रसिया है, ठीक है। तो रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस, ये सब जो है अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। तो ये मेजर है, वैसे 10-12 देश से लिया गया है, ठीक है, लेकिन मेजर मेजर जो था हमने लिखा है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रियम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ठीक है। तो प्रियम्बल किसी को याद हो तो लिख देना, नहीं तो मैंने लिखा है, देखो। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला। अगला सवाल है 49, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एंड इज ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस। On 26 November 1949, the Constitution of India was adopted and came into force on 26 January 1950. To acknowledge the Constitution of the framers of the Constitution and to aggravate the people regarding prominent values, 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसी दिन को हम संविधान दिवस भी कहते हैं। हम इसीलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स थे, ठीक है, हम उनको अक्नॉलेज कर सके, उनका सम्मान, उनके सम्मान को याद कर सके, उनके काम को, कि देखो कितना अच्छा संविधान बना के गए, कितने महापुरुष थे वो लोग, ऐसा, ठीक है। अगला सवाल है लास्ट 50, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेंच टर्म which refers to the set of rules and regulation that governs the functioning of a nation state. A state's constitution is the supreme law of the land. It outlines a state's fundamental principle and procedure. ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक बात आप लोग बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन हमने 50 कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन